नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे यूपीएलटी 2025 यानी 6 दिसंबर 2025 को यूपीएलटी का जो एग्जाम हुआ था उसके एक क्वेश्चन पेपर के ऊपर। उम्मीद करता हूं कि जब हम इस वीडियो को बना रहे हैं तो उसके पहले ही आपने अलग-अलग जगहों पर आंसर की को देख लिया होगा। लेकिन जब हमने प्रश्न पत्र को देखा और तमाम विद्यार्थियों ने अलग-अलग हिसाब से अपना पेपर भेजा, तो एक नई चीज मुझे दिखाई दी कि पहले हम सभी अलग-अलग सेट देखा करते थे, लेकिन इस बार हमने देखा कि सेट जो भी हो, विकल्प में भी बदलाव है। आप लोगों ने इसको भी देखा होगा कि सभी के क्वेश्चन पेपर के जो भी प्रश्न दिए गए हैं, उनके विकल्पों में एबीसीडी एक ही टाइप का ऑप्शन नहीं है, उसमें हेर-फेर भी है। तो इस तरीके से बहुत ही सावधानी से आंसर की पर चर्चा करनी जरूरी है और हमने वक्त लिया, सभी प्रश्नों के आंसर को खोजने का प्रयास किया, पूरा हल किया बैठ के 3 से 4 घंटे। और हल करते हुए मन में यही आ रहा था कि एग्जाम हॉल में हल करना और घर पर हल करने में अंतर होता है। एग्जाम हॉल में एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है और घर पर आराम से चाय पीते हुए प्रश्न को हल किया जा सकता है। तो दोनों परिस्थितियों में अंतर है, लेकिन खुशी हो रही थी कि हम पीडीएफ न देकर आप सभी को कितना भला करते हैं। हमने महसूस किया कि प्रश्नों को हल कराते समय जहां पर की पॉइंट्स हुआ करते थे, हम बताते थे कि इस प्रश्न को जरूर ध्यान में रखिएगा, इससे मिलता जुलता फला प्रश्न पूछ लिया जाता है। हमने देखा कि कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन उस तरीके के पूछे गए। जहां भी वो प्रश्न आएंगे हल कराते समय, मैं जरूर बताऊंगा। तमाम विद्यार्थी एग्जाम देने के बाद लगातार कमेंट कर रहे हैं कि मेरा इतना सवाल सही है, इतना सवाल सही है, कट ऑफ क्या जा सकती है। तो ये उस चुनाव की तरह एग्जिट पोलिंग का रिजल्ट नहीं है कि तत्काल में आपको बता दिया जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा और वही सटीक बता सकता है जो कि सही मायने में प्रश्न पत्र को प्रतियोगी विद्यार्थी की मनोस्थिति से हल किया होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, चलते हैं प्रश्नों के उत्तरों को देखते हैं और आप सब भी इसको मिलाइएगा। ठीक है, तो जो आज का ये जो पहला प्रश्न है, आप ही लोगों में से किसी विद्यार्थी ने इस पेपर को भेजा हुआ था, वो खुद जान जाएंगे, मैं नाम नहीं लूंगा। इनके पेपर का जो पहला प्रश्न है, 113वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जेनेवा में कब आयोजित किया गया था? तो तमाम ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, 2 से 13 जून 2025 के बीच में। जब हम सभी आप सभी की तैयारी जीएस के हिसाब से करा रहे थे, तो मैंने आप सभी से कहा था कि जून से लेकर अक्टूबर तक की जो भी घटनाएं हुई हैं, उनको एक नजर देख लीजिएगा। और देख रहे हैं कि सवाल वहीं से आया हुआ है। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ? सही जवाब है चंबल नदी। अगला प्रश्न है, केंचुओं की मदद से तैयार खाद को कहा जाता है? सही जवाब है वर्मी कंपोस्ट। नील नदी निम्नलिखित में से किस देश में प्रवाहित नहीं होती? पेपर बनाने वाले ने एक अच्छी बात की है कि नहीं शब्द पर उसने खुद इसको बोल्ड कर दिया हुआ है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन बी जो है चाड जो जगह है, उससे नील नदी प्रवाहित होकर नहीं जाती है। नील नदी कुल 11 देशों से होकर जाती है, उसमें चाड शामिल नहीं है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही जवाब हो गया 21 सितंबर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। हाल ही में किस देश को 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी है, सूरीनाम। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि हो सकता है कि आप सभी के प्रश्न पत्र में ये विकल्प इधर उधर हो, उत्तर तो वही है लेकिन विकल्पों में हेरफेर हो सकता है, इसलिए मिलाते समय जरूर इसका आप ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी? वो राज्य था बिहार। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम अपने सिक्कों पर अपनी आकृति खुदवाई थी? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है जहांगीर।
किसी विशिष्ट विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? सही जवाब है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, 9 का सी आंसर हो गया। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? ध्यान रखना है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। एक सवाल यहाँ पर गणित का पूछ लिया गया कि यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? जिस भी विद्यार्थी ने इसको लगाया है बहुत ही अच्छे से लगा दिया है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं? सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, भारत के महान्यायवादी। जैसा कि आप सभी को याद होगा, हमने अंतिम समय में मैम के साथ जीएस की क्लास शुरू की थी और अनुच्छेदों को लेकर आप सभी से चर्चा की थी और हम सब बार बार यही कहा करते थे कि यहाँ से जुड़े रहिए, निश्चित तौर पर सवाल आएंगे और वो सवाल आए। प्रिय विद्यार्थियों, हमें कभी नहीं कहेंगे कि हमारे नोट से सवाल आए, हमारे वीडियो से सवाल आए। हम लोग इसको बताने के लिए आए ही नहीं, आप सभी को सतर्क करने के लिए आए हैं और उद्देश्य को आप बहुत ही भली भांति समझ पा रहे होंगे। अगला जो प्रश्न है कि पहला कृषि विज्ञान केंद्र KVK कहाँ स्वीकृत किया गया था? सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, पुंडुचेरी या फिर पांडिचेरी इसको नाम दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म स्टॉक एक्सचेंज और उसके नाम सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है, सही जवाब हो गया ऑप्शन बी यहाँ पर कि जो BSE है, BSE में जो बेस शब्द लगा हुआ है वो बॉम्बे है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया BSE 14 का यहाँ पर आंसर हो रहा है बी। अगला प्रश्न है कि भारत में ओडिशा में काला हांडी निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन के लिए जाना जाता है? सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, बॉक्साइट। तो 15 का सी हो गया। 2.5% का भिन्नात्मक रूप क्या होगा? तो सही जवाब हो रहा है यहाँ पर, जिसने भी हल किया है बड़ा ही मैथ इसका अच्छा है। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, 1/40। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? मछली का तालाब इसका सही जवाब होगा। एक्वेरियम, जैसे कि हम कभी बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जाते हैं, मल्टी कॉम्प्लेक्स में, तो वहां पर लगा रहता है या फिर रेस्टोरेंट इत्यादि में भी जाते हैं। एक चीज मैंने देखा जब ये प्रश्न पत्र को मैं पढ़ रहा था तो बड़े ही व्यावहारिक किस्म के प्रश्न पूछे गए, इसलिए अपने आगे पीछे दाएं बाएं भी देखते रहना है। जो भी चीजें घटित हो रही हैं उन्हीं से सवाल ज्यादा उसी टाइप का आया हुआ है। 18 नंबर का सवाल भी कुछ वैसा ही है। मोबाइल टावरों के एंटेना और मोबाइल हैंडसेट से कौन सी ऊर्जा निकलती है? हम सभी दोनों के एकदम आदि। सही जवाब हो गया विद्युत चुंबकीय क्षेत्र विकिरण, ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, जब सफेद प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रकाश के रंग अलग अलग तरह से मुड़ते हैं। निम्नलिखित रंगों को सबसे कम मुड़ने वाले रंग से लेकर सबसे ज्यादा मुड़ने वाले रंग तक व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे कम जो रंग होता है वो नारंगी होता है, कम, और सबसे जो ज्यादा है वो नीला है। तो कम से अधिक की तरफ हमें जाना है। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो रहा है। ठीक है, 4, 3, 2 और 1 है, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर जिसका भी पेपर है उन्होंने दिमाग लगाने का प्रयास किया है, लेकिन चूंकि एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा प्रेशर होता है और चीजें गलत भी होती है। अगला प्रश्न है कि दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा घुमाने वाला ये प्रश्न था, जब हम भी इसके आंसर को देख रहे थे तो थोड़ा इसमें वक्त लगा। एक तरफ ग्रंथ दिए गए हैं, दूसरी तरफ वर्णित विषय है। कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, निकाय, आचारांग सूत्र और विषय दिए गए हैं, अलग अलग विषय दिए गए हैं। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन बी हो रहा है। ठीक है, ए का 3 हो रहा है यहाँ पर, ए का 3 जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास, फिर इसके बाद बी का 1 महावीर के कृत्यों का विवरण यहाँ पर, सी का 4 हो रहा है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संग्रह, और जो डी है यहाँ पर डी का हो रहा है 2 जैन भिक्षुओं के आचार नियम है, आचारांग सूत्र। तो इस तरीके से ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रमिक व्यवस्थित कीजिए। काल के हिसाब से व्यवस्थित करना था
तो जैसा कि आप जानते हैं कि हरित क्रांति का समय ये था और इसी तरीके से हमें यहाँ पर बताना था। ठीक है, तो जो इसका कूट बन रहा है, इसका जो कूट बन रहा है 22 का, ए इसका सही जवाब होगा 3, 2, 1। अगला प्रश्न है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना था। भारत की जनजाति एक तरफ और राज्य क्षेत्र कहाँ वो मिलती हैं। तो जो भी इस प्रश्न को जिसने भी हल किया है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि आप जो पढ़े हुए हैं वैसे ही प्रश्न आए। कई बार एग्जाम में थोड़ा बहुत आईक्यू लेवल लगाने से भी इसका सही जवाब होता है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, इसका सही जवाब है। ठीक है, किन्नर का किससे हो गया, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसके बाद बकरवाल का हो रहा है यहाँ पर जम्मू कश्मीर, लुसाई का हो गया आपका मिजोरम और चेंचू कर्नाटक में पाए जाते हैं। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीवाईक्यू इत्यादि में। आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है, तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी है, प्रकाश प्रकीर्णन के कारण। सही जवाब हो रहा है ऑप्शन बी। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख है। सही जवाब है अनुच्छेद 17। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है जो कि गणित पर आधारित है। एक कार की गति 10 किमी प्रति घंटा बढ़ाने से 72 किमी की दूरी की यात्रा का समय 36 मिनट कम हो जाता है। कार की आरंभिक गति क्या थी। तो जिन भी लोगों ने इसको हल किया होगा या फिर तुक्का लगाया होगा, इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन सी हो रहा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर जो भी लगाया होगा, क्योंकि अगर हम भी इस एग्जाम में जाते तो शायद इसको मैं सही कर पाता। ठीक है, गणित के क्वेश्चन एक दो रहते थे तो मैं छोड़ ही देता था। ठीक है, चूंकि माइनस मार्किंग भी है, लेकिन फिर भी अगर तुक्का में जिसका सही हो गया हो या फिर जिसकी मैथ अच्छी हो, वो इसका जवाब सी जरूर अपने दिमाग में रखेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है काफी टेक्निकल क्वेश्चन। अगर आप बहुत बेहतरीन तरीके से याद किए रहेंगे तभी, ये कठिन क्वेश्चन हम इसको मान रहे थे। एक तरफ दशक दिया गया है, जनसंख्या की दशक की वृद्धि दर प्रतिशत में दी गई है। 1971 से 1981 के बीच में कितना रहा, 2001 से 2011 के बीच में, 1981 से 1991 और 1991 से 2001 के बीच में क्या क्या रहा है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी यहाँ पर इसका सही जवाब हो रहा है, जो कि 19.5 न होके 17 दशमलव यहाँ पर 17.6 के आसपास में। ठीक है, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, 17.64 है। ठीक है, अगला प्रश्न है संघीय वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जाती है इसके द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, 28 का बी हो गया। प्रकाशीय घटना तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है। बचपन के दिनों में छत पर बैठ सोकर हम लोग देखते थे, अब तो वो जमाना खत्म हो गया। प्रकाशीय घटना तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है, तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन ए हो रहा है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, और सवाल यहाँ पर पूछा गया कि गुजरात के खेड़ा किसान संघर्ष या खेड़ा सत्याग्रह के नेता कौन थे, तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और उसमें गांधी जी का भी रोल रहा है, लेकिन इस आंदोलन का जो नेतृत्व बढ़ चढ़ कर जिन्होंने किया वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों हमने 30 प्रश्नों के बारे में यहाँ पर जो चर्चा की आपके एग्जाम में आए हुए थे, और जब मैं खुद एक विद्यार्थी की तरह हल कर रहा था तो मुझे इसमें 5 से 6 क्वेश्चन कठिन दिखाई दिए। ठीक है, जो कि माइनस हो सकते थे, कितनी भी तैयारी करके हम जाते वो माइनस होना तय है। तो जैसे मान लीजिए जितने भी विद्यार्थी गए थे पूरा कट पिट करके, जिनके 15 से अधिक क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो मानकर चलें कि अभी वो सेफ स्थिति में है। अब जो भी असली दारोमदार था, असली जो आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी थी, कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला जो विषय था वो आपका था हिंदी। हिंदी विषय में आप सोचे थे कि कम से कम हम गलतियां करेंगे और अधिक से अधिक मार्क्स लाएंगे। अब उसमें आप देखिए, आप बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो एकदम से आसान थे, उनके लिए तो आसान शब्द भी ऐसे लग रहा है कि नहीं कहना चाहिए था। लेकिन तमाम विद्यार्थियों ने कमेंट किया कि सर जल्दीबाजी में हमने गलत कर दिया, बाद में पश्चाताप हो रहा है। मैं शुरू से आप सभी से कहता रहा है कि किस चीज की जल्दीबाजी। आप पहले राउंड में जिन जिन प्रश्नों को आप अच्छे से जानते हैं उनको कर लीजिए, इसके बाद थोड़ा सा रिस्क लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप शुरू में ही घबराना शुरू कर दीजिए। कुछ विद्यार्थियों ने तो कमेंट किया कि वो मार्क शीट में ही ठीक से नहीं भर पाए, एक से अधिक गोला रंग दिए। तो ये सब गलतियां नहीं करनी, क्योंकि यूपीएलटी आपके लिए एक तरीके से वार्निंग अलार्म की तरह है।
यूपी जीआईसी में इसी तरीके का पेपर आएगा, आपको बहुत घबराना नहीं है। तमाम विद्यार्थी बीच में कहा करते थे कि सर फलाना हमारा मित्र है, ढेकाने का कोर्स लिया हुआ है, प्रैक्टिस सेट चल रहा है, क्या उसका कुछ फायदा हुआ है यहाँ पर? नहीं हुआ। जब तक आप खुद अपने से नई चीजों को रिलेट करेंगे, गंभीरता से नहीं बार बार मूल्यांकन करेंगे। मैंने आप सभी से इसीलिए 1-2 दिन पहले ही मैं बंद कर दिया था प्रैक्टिस सेट। अपने को वक्त दीजिए। चलते हैं जीएस से निकलकर हम हिंदी की तरफ चलते हैं। तो सवाल यहाँ पर संस्कृत से ही पूछ दिया गया, किरातार्जुनीयम के संदर्भ में असत्य है। आपको याद आ गया होगा हमारा जो नोट्स था, तथाकथित जो नोट्स हमने आप सभी के गाइडेंस के लिए बनाया था, उसमें से पूरा सवाल यहाँ पर आया। सही जवाब है ऑप्शन, कौन सा असत्य है? सही जवाब हो गया ऑप्शन सी यहाँ पर, कि अर्जुन का युद्ध कार्तिकेय से नहीं हुआ था बल्कि शिव से हुआ था। तो ये ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो गया। डायरी के नीरज पृष्ठ के लेखक कौन है? इलाचंद जोशी हैं। मानव अथवा प्रकृति, न जाने ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ होगा, देखते ही इसका आप सही जवाब, इसलिए मैं इसको पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ। नंदुलारे वाजपेयी का है। और कई बार तो यहाँ से सवाल पूछा जाता है, आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावत की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती। अच्छा, क्वेश्चन पेपर में बहुत जगह पर थोड़ा थोड़ा मात्रात्मक त्रुटियां भी हैं, मैं जरूर बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर। एक तो यहीं पर लग रहा है, ठीक है। अगला जो है कि देवनागरी लिपि का उद्भव विकास किस लिपि से हुआ था? सही जवाब हो गया ब्राह्मी लिपि से। जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? दुर्निवार। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन पुल्लिंग नहीं है, यानी कि वो स्त्रीलिंग है? सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, दाल। राजपुरुष का समास विग्रह संस्कृति में क्या हो गया? तो राज्ञ पुरुष हो गया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। इसके बाद गवाक्ष शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, गव अक्ष, गवाक्ष। ठीक है, सही जवाब हो गया ऑप्शन सी हो गया। तमाम विद्यार्थी इधर उधर का इसमें कर रहे हैं, सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि हमीर रासो के रचयिता कौन है? तो अक्सर ऐसा सवाल कम आता है, चूंकि हमीर रासो के रचयिता को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन जो ऑप्शन दिया गया ऑप्शन बी, जोधराज, इसका सही जवाब होगा। और कितनी बार मैंने आप सभी को कहा होगा कि अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आया तो आपका एग्जाम होगा ही नहीं। आप लगभग 4-5 सालों से मैं इस बात को कहता रहा हूँ कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब किया। इसको रंगते समय ही गलत हो सकता है, वरना ये सवाल आता ही आता है। आ गया इसमें। अतिथि देवो भव कहानी संग्रह के लेखक कौन थे? अब्दुल बिस्मिल्लाह है। काव्य की आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं, किसका कथन है? ये भी रिपीटेड पीवाईक्यू पर आधारित है। ठीक है, सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद। रोला छंद कैसा है? तो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, सममात्रिक है। छंदों पर भी हमने एक नोट्स आपके सतर्कता के लिए बनाया हुआ था, वहीं से सवाल। ये बहुत टर्निंग पॉइंट यहाँ पर रहा, इस पे आप लोग ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। आत्मा कहानी तो बिल्कुल नहीं है, मेरी आत्म कहानी, मेरी आत्मा कहानी। अगर कोई कहे कि ये मिस्टेक हुआ है तो जाहिर सी बात है, इसको आपको थोड़ा सा क्लेम करना पड़ेगा जब आंसर की आएगी तो। फिर भी इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री और बाबू श्याम सुंदर दास दोनों ने इसको लिखा हुआ है। श्याम सुंदर दास ने पहले लिखा और चतुर्सेन शास्त्री ने बाद में लिखा। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी यहाँ पर। इसको आप क्लेम कर सकते हैं, यहाँ पर त्रुटि हुई है, जो भी पेपर बनाया उसको प्रूफ नहीं किया है सही से। यति, यति शब्द युग्म के अर्थभेद का सही विकल्प है। तो जो सही विकल्प है वो ऑप्शन ए है, विराम और सन्यासी। यहाँ पर सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ बोलियों का नाम है, दूसरी तरफ उपभाषाओं का नाम है। तो इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन 46 का, जो क्वेश्चन 46 का जो सही जवाब हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, वो है सी ऑप्शन सही है। जिस भी बच्चे का ये पेपर है उनका आंसर सही है। नाभादास के भक्तमाल में प्रस्तुत छप्पय चंद्रहास अग्रज सुहृद हृद प्रेम परम प्रेम पथ में पगे किसके संदर्भ में है? तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर 47 का जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, नंद दास के संदर्भ में है। और प्रिय विद्यार्थियों, ये कहते हुए मैं अपने को नहीं रोक पा रहा हूँ कि हमने जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़ाया था लाइन बाय लाइन, अगर आपने विश्वास करके पढ़ा होगा तो आज आपके काफी काम में आया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मगर एक आवाज किस कवि की कृति है? तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर 48 का डी इसका सही जवाब है, लीलाधर मंडलोई। इस क्वेश्चन पेपर को आगे यूपी जीआईसी के लिए भी अच्छे से आप ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन रिपीट होंगे। आवारा मसीहा के लिए कितना मैंने बताया कि खूब सवाल पूछा जाता है। इस बार थोड़ा सा टर्न लेते हुए सवाल पूछा कि किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है?
इसमें राइटर का भी नाम रख दिया, राइटर का तो नाम रख दिया, और जिसके ऊपर जीवनी है वो है। तो आपको ध्यान रखना है कि किसने लिखा, शरद चंद्र की जीवनी पर आधारित। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो गया। रौद्र का स्थायी भाव है, रौद्र का स्थायी भाव क्रोध है, सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। इसके बाद लिखा पूछा गया कि अधोलिखित में से मुद्रा राक्षस द्वारा लिखित नाटक नहीं है, नहीं पर जोर दिया गया है, सही जवाब हो गया ऑप्शन डी यम गाथा, जो कि दूधनाथ सिंह द्वारा लिखित नाटक रहा है। बड़ा ही क्रिएटिव ढंग का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। मुक्तिबोध ने संवेदनात्मक ज्ञान एवं ज्ञानात्मक संवेदन की जो सूत्रवाक्य प्रयोग किया है किस काव्य धारा के लिए किया था, तो सही जवाब है ऑप्शन ए नई कविता। जो भी ऑप्शन दिए गए हैं सभी के पेपर में अलग अलग ऑप्शन होंगे, आप लोग देख लीजिएगा, जो सही हो रहा है उसी को मिलाइएगा। घबराने की जरूरत नहीं है कि इसमें ए हो रहा है इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, काव्य दोष हमने आप सभी को पढ़ाया था और बहुत ही सावधानी के साथ बताया था कि किसमें किसमें काव्य दोष होते हैं। तो बताया गया कि काव्य में जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के विरुद्ध हो तो इसमें कौन सा दोष होता है, तो है चित्त संस्कृति दोष। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 54 जो है, इसको लेकर जब भी आंसर की आएगी तो थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर रहेगा। यहाँ पर अनुवाद मैंने जो खोजा हुआ है इसमें ऑप्शन पूछा गया कि कौन गलत है, तो सी और डी तो दोनों सही है, सी और डी दोनों सही हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ग्रामम परितः उद्यानानि यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, असंति, और यहाँ पर है निर्धनाय, निर्धनाय होना चाहिए था। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा क्लेमिंग वाला है। आज जिन्होंने ए और बी लगाया होगा और दोनों लोग इसको अपना सही मानकर चले, और जब भी क्लेम करने की बारी आएगी तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमें लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा कहीं कुछ गलती है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शब्द और उसके विलोम की दृष्टि से सही नहीं है, कौन सा है, तो इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन डी हो रहा है, सुसाध्य का दुसाध्य होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से मिला लीजिए इसको। और यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा युग्म शब्द पर्याय की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं, नहीं वाला शब्द प्रश्न कितना पूछा जा रहा है यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो 56 का जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन डी हो रहा है। नश्वर का यहाँ पर हो रहा है मर्त्य। ठीक है, ये होना चाहिए था। ठीक, तो पर्याय की दृष्टि से इसका ये हो रहा है, नित्य नहीं होगा। ठीक, सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, यहाँ पर ध्यान रखना है, और बाकी सब सही है। अगला प्रश्न है, धोखा किसका निबंध है, सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, प्रताप नारायण मिश्र का है। ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पर आपने पढ़ा होगा, तो आप आराम से इसका उत्तर दे देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, जहाज का पंछी, जो कि इला चंद्र जोशी का है। दश कुमार चरित्र के रचयिता कौन है, कितना आसान ही प्रश्न है, बस इसको रंगने में ही सावधानी रखना है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था, तो वो था जनपदीय हिंदुस्तानी का उन्होंने प्रयोग किया हुआ है। अगर आप लंबे समय से हमसे जुड़े होंगे तो हमने एक दो बार इसको प्रैक्टिस सेट में लाया भी था। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, आध्यात्मिक। बाकी आप देख रहे हैं कि सब गलत ही है। ठीक है, अगला प्रश्न है जो कि क्लेमिंग वाला प्रश्न हो सकता है, थोड़ा सी इस पे मुझे लग रहा है कि क्लेम आप कर सकते हैं। यहाँ पर एक जो खंडित यात्राएं वो कई जगहों पर कमलेश्वर द्वारा लिखित उनकी यात्राओं का संकलन है, तो इसको नरेश मेहता, चूंकि हम जब सी को मिला रहे हैं अंधा युग से, तो एक ऑप्शन यहाँ पर कैच हो रहा है, मतलब पकड़ में आ रहा है, तो इसके हिसाब से तो ये आंसर हो रहा है। और भी बाकियों का कुछ कुछ है, लेकिन ये क्वेश्चन इस खंडित यात्रा की वजह से थोड़ा सा इस पे संदेह किया जा सकता है। अगर नरेश मेहता का भी होगा तो ये पूरा सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन सी इसका जिन्होंने लगाया होगा उनका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रामचरित मानस विमल संतन जीवन प्राण हिंदुआन को वेद सम यवन प्रकट कुरान। रामचरित मानस की प्रशंसा करते हुए दुआ किसने लिखा, सही जवाब है ऑप्शन सी, रहीम ने। चूंकि जब तुलसीदास रामचरित मानस लिख रहे थे तो वो कई बार रहीम को चेक कराने के लिए ले जाते थे और एक दूसरे से प्रभावित भी थे। आगे देखेंगे क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, जिसको कि मैं बार बार कहा करता हूँ, जैसे बरवे रामायण किसे प्रभावित होकर लिखा। अगर मैं पीडीएफ आप सभी को दे देता और ये चीज बार बार आपके दिमाग में पिंच नहीं करता तो शायद इस प्रश्न का जवाब आप मतलब एग्जाम में नहीं दे पाते। इसलिए अंगुली पकड़कर जब हम चलाते हैं तो आप चलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। 24 घंटे बहुत होते हैं और इस चैनल को मात्र 1 से 2 घंटे देने। खैर, इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द, तमाम इसमें दिए तत्सम शब्द जो है ऑप्शन डी इसका सही जवाब है।
नाम जो है हूबहू संस्कृत से लेकर तद्भव में दोनों बराबर ही, बाकी सब इसमें क्या है, तद्भव है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी यहाँ पर। सवाल पूछा गया कि नई कहानी धारा की पहली कहानी के रूप में स्थापित किया था नामवर सिंह ने, कौन सी कहानी थी? सही जवाब है ऑप्शन डी, परिंदे, जो कि निर्मल वर्मा की कहानी है। एक और द्रोणाचार्य के लेखक हैं। जब आप सभी कहा करते थे कि सर प्रमुख लेखक और रचनाएं कौन कौन से पढ़े, तो हमने एक पूरा लिस्ट बनाया हुआ था, उसमें से देखिए एक है। तो कुछ बच्चों ने कहना शुरू किया कि आप तो पूरा यूजीसी नेट का ही बता रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई चीज विभाजित है, क्योंकि बड़े बड़े एग्जाम में उन्हीं रचनाओं को रखा जाता है जो कि कोई ना कोई अपने समय में टर्निंग पॉइंट या परिवर्तन के लिए जानी जाती हैं और एक बिंदु के रूप में होती है। तो एक और द्रोणाचार्य के लेखक शंकर श्रेष्ठ आप लोगों ने कर लिया हो, कोई दिक्कत नहीं है। सुमेलित वाला है, एक तरफ रचनाएं है, रचनाकार है और संस्कृत की पूरी रचनाएं है। हर्षचरितम किसकी रचना है? ठीक है, ऋतु संहार, इस तरीके से है, सब आप लोग मिला लिए होंगे। तो 67 का जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है वो हो रहा है ऑप्शन ए हो रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, कितना आसान प्रश्न है। एक विद्यार्थी ने फोन करके कहा कि सर आप जो बताए थे वाणी के डिक्टेटर, हमने कहा कि मैं क्या बताया हुआ था, वो तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा ही था। कितनी बार ये चीजें बताई जा चुकी होंगी? सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। मुदित महिपति मंदिर आए काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, अनुप्रास अलंकार है। वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया, कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर है, जो सही समय पर तुरंत किसी बात या युक्ति को सोच नहीं पाए उसको अप्रत्युत्पन्नमति कहा जाता है। जो सोच लेता है उसको प्रत्युत्पन्नमति कहा जाता है, और जो नहीं सोच पाता है उसमें अ लग जाता है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, बाकी सब सही है यहाँ पर। कादंबरी का काव्य रूप क्या है? बाणभट्ट की रचना कादंबरी, वो क्या है? गद्य कथा है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। ये भी प्रश्न कितनी बार दोहराया गया हो कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी किसका कथन है? और मैं कितनी बार आप सभी से कहता रहा हूं कि रामचंद्र शुक्ल के बिना कोई भी एग्जाम अधूरा है। कई विद्यार्थियों को लगता होगा कि अरे रामचंद्र शुक्ल को कौन पढ़ेगा, वहां से नहीं सवाल आते हैं, फलानवा सर के नोट्स को पढ़ लेंगे तो वहां से हम पास हो जाएंगे। नहीं, कोई भी तमाम लोग कह रहे हैं कि सर आपकी किताब से आ गया है। मैं बोल रहा हूँ नहीं, मैंने तो कोई किताब खास इस तरीके की लिखी नहीं है। वो किताब आप सभी के समझाने के दृष्टिकोण से हमने वस्तुनिष्ठ संकलन लिखी हुई है। तो कहने का मतलब क्या है, आप कहीं पैसा देकर पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा लेने वाला आपको पूरा अच्छे से पढ़ा रहा है। हम भी पूरी कोशिश करते हैं। चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। अगला जो प्रश्न है, देवनागरी लिपि जब आप सभी को हमने पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में जो गठन हुआ था सुधार समिति का, वो 1947 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, कितनी बार मैंने आप सभी को कहा था कि इसको जरूर याद कर लीजिएगा। जब भी रस सूत्र की बात आती थी, रस निष्पत्ति की बात आती थी, तो कहता था। इस पे आप क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर पेपर बनाने वाले एक तो सालों सालों बाद पेपर करवा रहे हैं, लेकिन एक बार प्रूफ रीडिंग नहीं कर रहे हैं। मुक्तिवाद तो कोई नहीं हमने पढ़ा, भुक्तिवाद बल्कि हमने पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो सही जवाब तो हो रहा है ऑप्शन सी, लेकिन इस पे जिसका गलत होगा वो जरूर क्लेम करे, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। ठीक है, कम से कम आप पेपर सेट करने का इतना पैसा लेते होंगे और विद्यार्थी पैसा देकर फॉर्म भर रहे हैं, इधर उधर यात्रा भाड़ा लगा के जा रहे हैं, फिर भी क्वेश्चन यहाँ पर गलत सलत पूछे जा रहे हैं। मतलब मात्रात्मक त्रुटियां, ये टाइपिंग एरर हम इसको नहीं कहेंगे, ये मनुष्य की ही गलती है। ठीक है, तो ध्यान रखना चाहिए कम से कम जब आप पेपर ले रहे हैं, स्टेट लेवल का पेपर ले रहे हैं तो। अगला प्रश्न यहाँ पर है, एक तरफ रचनाकार और रचनाएं दी गई हैं और मिलान इसमें हमें करना है। ठीक है, तो बी का एक हम देख लेते हैं। यहाँ पर बी का एक आप देख रहे हैं इकलौता है और बाकी चीजें मिल जाएंगी आगे के एग्जाम के दृष्टिकोण से, जीआईसी के दृष्टिकोण से जरूर इनको आप अपने दिमाग में रखेंगे, जरूर रिपीटेशन होगा। अब तो आप समझ गए होंगे कि परेशान नहीं होना है, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। बहुत बड़े बड़े मैराथन क्लासेज को देखने की जरूरत ही नहीं है, अपने को वक्त देना है। क्वेश्चन नंबर 76, तत्सम उपन्यास की रचनाकार कौन है? प्रिय विद्यार्थियों, मुझे याद आ रहा है कि जब मैं तद्भव तत्सम आप सभी को पढ़ा रहा था तो मैंने इंडिकेट किया था, होमवर्क दिया था कि आप बताइए तत्सम किसकी रचना है। तमाम विद्यार्थियों ने कमेंट किया था कि राजीव सेठ की रचना है। और कहना पड़ेगा कि राजीव सेठ का अभी 1 महीना पहले, बल्कि 15-20 दिन पहले उनका निधन हो गया। ठीक है, तो राजीव सेठ ने लिखा था तत्सम, और हमने वही क्वेश्चन पेपर हल कराते समय इस चीज को बताया था कि आप लोग याद करिए कि कभी कभी आ जाता है। कुंवर नारायण का काव्य संग्रह, सही जवाब है ऑप्शन सी, हाशिए का गवाह। और ये क्वेश्चन देखिए, अलंकार जब पढ़ाया था आप सभी को तो इसका उदाहरण हमने दिया था कि पाव महावर दैन को नाइन बैठी आई, तुरंत आपने इसका सही जवाब दिया कि भ्रांतिमान अलंकार। आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा इसमें नहीं है। कबीरा खड़ा बाजार में किसकी रचना है?
सामान्य ये प्रश्न है, सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, बहुत ही। और जिसकी चर्चा मैं अभी कर रहा था, 12वें रामायण की रचना तुलसीदास ने किसके आग्रह पर की थी? वो कौन थे? रहीम थे, जिन्होंने 12वें न्याय का भेद लिखी। तो देख रहे हैं किस तरीके से चर्चा परिचर्चा में भी कई क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ध्यान रखिए, आप दिल लगा के पढ़िए, जो भी हम कहते हैं उस पर विश्वास कीजिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। हमें थोड़ा सा विश्वास दिलाना पड़ता है, क्योंकि निःशुल्क को लोगों ने रेवड़ी कह दिया है और तमाम चीजें कहते रहते हैं, लेकिन इसको सार्थक आप लोगों को करना है। अगला प्रश्न है, ऐ लड़की कहानी की लेखिका कौन है? सही जवाब है ऑप्शन डी, कृष्णा सोबती। बीती विभावरी जाग रही अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। हमने कितना बार कहा कि अगर दो शब्दों के बीच में डैश का चिन्ह आए तो रूपक अलंकार जरूर लगाइएगा। और सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। मनुष्य से बड़ा है केवल उसका अपना विश्वास और स्वयं उसका ही रचा हुआ विधान। यह पंक्ति किस रचना से ली गई है? ये एक तरीके से न्यू क्वेश्चन है, कठिन है। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, दिव्या। अगला प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ नहीं है। प्रैक्टिस सेट में हमने एक बार किया, बताया भी था इसमें से आप सभी को, तो आपने बता दिया कि हिंदी साहित्य का अतीत जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, बाकी जितना भी है उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। देख रहे हैं, प्रश्न एकदम सरल सरल है, बस धैर्य से बिना घबराहट के इसका उत्तर देना था। तमाम विद्यार्थियों ने दिया होगा, लेकिन तमाम विद्यार्थी कह रहे हैं कि आता हुआ प्रश्न उनका गलत हो गया। वो बार बार अपने को कोस रहे हैं और अगले मौके की तलाश में है कि वो गलती ना हो। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आगे गलती नहीं होगी। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक दृष्टि से कथनों पर विचार कीजिए। पठनीय और कथनीय शब्द दिए गए हैं और कहा गया कि इसमें ईय प्रत्यय लगा हुआ है, जबकि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? अनीय प्रत्यय है। इस तरीके से न तो एक सही है और नहीं दो सही। कार्तिकेय के जन्म से संबंधित रचना का क्या नाम था? सही जवाब है ऑप्शन ए, कुमार संभव, बिल्कुल सही है। कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग किस काल में नहीं होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, अपूर्ण भूत जो काल है उसमें कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर जो 87 यहाँ पर दिया गया, ऑप्शन सी। नई समीक्षा के प्रतिमान किसकी कृति है? बहुत ही आसान प्रश्न था, लेकिन घुमावदार था। तमाम विद्यार्थी इसमें थोड़ा सा लड़खड़ा गए होंगे। सही जवाब है ऑप्शन डी, निर्मला जैन। 1935 में गठित नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन सी, काका कालेलकर। 1935 में, और जबकि 1947 में आपने देखा कि आचार्य नरेंद्र देव हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें आप सभी को ध्यान रखना है। देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है, यहाँ पर पूछा गया। तो वैज्ञानिक व्यवस्था तो है ही, एक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह है और संयुक्त व्यंजनों की व्यवस्था की गई है। कहा गया कि इसमें कुछ चीजें साइलेंट होती हैं, वो देवनागरी में नहीं बल्कि रोमन में साइलेंट होती हैं, जैसे हम साइको बोलते हैं, इस टाइप से। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न है कि कुल्ली भाट किस चर्चित लेखक की जीवनी? सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि घनानंद के संबंध में कौन सा जो तथ्य दिया गया वो गलत है? मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में थे, बिल्कुल सही हो गया। और कहा गया कि वो लक्षण ग्रंथ के आधार पर ताना बुनना बुनते थे, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये तो खुद इन सारी चीजों के विरोधी थे। घनानंद को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम की पीर कहा, ये भी सही है, और निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए। इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन बी हो रहा है। आगे के लिए जरूर ध्यान रखिए, ये सब हो सकता है कि वन लाइनर में पूछ ले जाए कि घनानंद को प्रेम की पीर किसने कहा है? ऑप्शन हो गया रामचंद्र शुक्ल, इस तरीके से भी आ सकता है। ज्ञान बोध नामक कृति के रचयिता कौन है? सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, मलुकदास। वही है, अजगर करे ने चाकरी। ठीक है, वही वही वाले मलुकदास है। अगला प्रश्न केवल सूची को मिलाने के लिए जरूरी है। घना ये सब दिया गया, पृथ्वीराज रासो, सुजान सागर, अर्घान, प्रेम पथिक। तो आराम से अगर मिलाएंगे तो इसका जो यहाँ पर सही हो रहा है ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो रहा है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि कौन सा शब्द विदेशी भाषा का नहीं? सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, चांद जो शब्द है वो एक तरीके से संस्कृत से लिया गया है। ठीक है, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, चांद, चंद्रमा। ठीक, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा में दूसरा कवि नहीं हुआ। घनानंद के विषय में किसका कथन है? और कोई नहीं बल्कि वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कुछ बच्चों ने कहा कि सर ये वस्तुनिष्ठ संकलन आपकी किताब में से है। हमने कहा कि चलिए आप बोल रहे हैं, लेकिन वो किताब रामचंद्र शुक्ल पर आधारित है, उन्होंने कहा पहले। हमने कल सरलीकृत रूप में उसको रख दिया। चाहे मटेरियल को वहां से पढ़िए और चाहे मूल टेक्स्ट से पढ़िए, आपके फायदे की बात होनी चाहिए, बाकी वो चीजें। मैं देख रहा हूँ कि जब से क्वेश्चन पेपर हुआ है
तमाम लोग अपने अपने कॉपी के उसको कट करके दिखा रहे हैं कि यहाँ से, ये नहीं बता रहे हैं कि वो नोट्स कहाँ से बनाए। कोई आसमान से तो नोट्स को टपका नहीं रहा है, किसी न किसी मूल किताब को जरूर वो पढ़ रहा होगा। ह व्यंजन क्या है? सही जवाब हो गया ऊष्म है। ठीक है, जो इस तरीके से आपने पढ़ा होगा ये सब। ठीक, तो ऊष्म में आ गया ये। अगला जो प्रश्न है कि कौन सा युग्म शब्द उसके वचन की दृष्टि से सुमेलित नहीं। यहाँ पर तमाम जो दिए गए हैं सब बहुवचन में है, हमें बताना है कि सुमेलित नहीं है। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, मुनि। मुनियो होता है, लेकिन दर्शन हो गया, ओट हो गया, आंसू हो गया, ये हमेशा किस में होते हैं? बहुवचन में। आगे के लिए जरूर ध्यान रखिए, जीआईसी इत्यादि में ये सब आ सकता है, क्योंकि जो पेपर बना रहे हैं लोग वो भी वही जीआईसी के भी बनाएंगे, तो इतना ध्यान रखिए आप। निम्नलिखित में से स्थायी भाव एवं रस का सुमेलित युग्म है। तो यहाँ पर अलग अलग स्थायी भाव दिए गए हैं और रस दिए गए हैं। सुमेलित है जुगुप्सा का विवश। बाकी का आप जरूर ध्यान में रखिए कि उत्साह का वीर हो जाएगा, यहाँ पर शोक का करुण हो जाएगा, विस्मय का अद्भुत हो जाएगा। तो सही जवाब है जो सुमेलित है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न काफी चैलेंजिंग टाइप का ये प्रश्न है, थोड़ा सा नया भी कहा जा सकता है, फंसाने वाला भी था कि कौन सा युग्म का वाक्य और कारक चिन्ह की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। यहाँ पर पिता ने पुत्र को पुकारा, कर्म कारक। शीला ने सावित्री को जी भर कोसा, कर्म कारक। मैंने हरि को बुलाया, कर्म कारक। उसने लड़के को मिठाइयां दी, कर्म कारक ना होकर यहाँ पर संप्रदान कारक। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी यहाँ पर, जो कि सुमेलित नहीं। एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा का पहला प्रकाशन कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन एक तरीके से नया है और फंसाऊ क्वेश्चन है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, 1951। ध्रुव स्वामिनी, एक क्वेश्चन कठिन यहाँ पर आ गया तो एक बहुत ही आसान आ गया। ध्रुव स्वामिनी नाटक के नाटककार कौन है? सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किस प्रांत में हुआ, यानी किस राज्य में हुआ? सही जवाब है ऑप्शन सी, गुजरात में हो गया, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शब्द और प्रत्यय की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? हमें बताना है। तमाम दिए गए हैं, अपरणीय में अनीय प्रत्यय, उल्लेखनीय में अनीय प्रत्यय, पर्वतीय में ये प्रत्यय यहाँ पर है। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, बाकी सब सही है, सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। ये भी बड़ा फसाऊ क्वेश्चन है कि निम्नांकित उद्धरणों में छंद का निर्देश कीजिए। जो मित्र मेरा दुख जानता है, जो कष्ट में आ सुख बांटता है, साथी उसी को दिल मानता है, लाखों जनों में पहचानता है। इसमें कौन सा छंद है ये हमें बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन ए है, इंद्र वज्रा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि युग्म शब्द और उसके लिंग की दृष्टि से सही नहीं है। तो ऋतु, रेणु, वायु ये सब स्त्रीलिंग में है। निबंध किसमें है? पुल्लिंग में है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। अगला जो प्रश्न है कि शेर शाह का न्याय के कहानीकार है। थोड़ा सा ये नया प्रश्न है, लेकिन जब आपने हिंदी कहानी का इतिहास गोपाल राय इत्यादि को पढ़ेंगे या फिर हिंदी का गद्य साहित्य पढ़ेंगे रामचंद्र तिवारी इत्यादि का, तो वहां पर आप बता देंगे तुरंत कि वृंदावन लाल वर्मा का। देख रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन है जो कि देखने में छोटे लागे घाव करे गंभीर वाली स्थिति में है। चाहे बड़ा क्वेश्चन हो चाहे छोटा क्वेश्चन हो, मेरिट सबकी बराबर है, सबका नंबर बराबर। चंद्रकांता का प्रथम प्रकाशन वर्ष क्या रहा? सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, 1888 ईस्वी। आप कई लोगों अलग अलग जिनके पास पेपर होगा, ये विकल्प सबके अलग अलग, तो आप जो उत्तर है उसको टिक कर लीजिए। ठीक है, हिंदी साहित्य की भूमिका, अब इससे आसान सवाल क्या हो सकता है? अभी ऊपर में ही पूछा गया था, विकल्प में था, यहाँ प्रश्न के तौर पर हो गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी। सोरठा किस छंद का उल्टा कहा जाता है? कितनी बार नोट्स पढ़ाते हुए व्याकरण का क्वेश्चन हल कराते हुए हमने आप सभी को कहा कि ये सब भी सवाल पूछ लिया जाता है, कौन किसका उल्टा इत्यादि है। तो दोहा का उल्टा हो गया सोरठा। अगला प्रश्न है थोड़ा सा टेक्निकल यहाँ पर है, और ये एक तरीके से नया प्रश्न है जो कि आप सभी को परेशान करने के लिए। जैसे मैं कई बार क्रिकेट के मैदान में चला जाता हूँ, जो हर बॉल को खेलना जरूरी नहीं, कुछ को डिफेंड भी करना है, तो वो डिफेंडर इसी में से है। अभिकथन दिया गया, कारण दिया गया, कहा गया कि स्थापना काव्य के दोषों की संस्कृत में व्यापक चर्चा की गई। बात बिल्कुल सही है। भामा ने सदोष रचना को साक्षात मृत्यु माना, ये वाक्य यहाँ से गलत हो जाता। सदोष रचना को साक्षात मृत्यु नहीं माना है, बल्कि उन्होंने कहा है कि दोष पाए जा सकते हैं। इन्होंने 3 दोषों की भी चर्चा की। तर्क दोष मुख्यतः शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें बताना है कि सही उत्तर कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो 1 से 11 का जो हमने यहाँ पर हल किया है, तो ये दोनों ही ऑप्शन मुझे गलत दिख रहे हैं। सही जवाब इसका ऑप्शन बी एक तरीके से है।
ठीक है ना, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। बाकी जब फाइनल आंसर की आएगी तो वहां पर भी हम देखेंगे। जो ये मेरा आईक्यू लेवल इस तरीके से कह रहा है वो ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि में लिखे जाने वाली जो भाषा है वो कौन सी है यहाँ पर। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए मराठी। 112 का ये हो रहा है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है तार सप्तक, मैंने कितनी बार आप सभी को कहा कि तार सप्तक जरूर पढ़कर जाइए, और कुछ क्वेश्चन भी हमने हल करवाए थे कि जो तार सप्तक के कवि हैं उनके विषय में के बारे में सही नहीं है। तो नई राहों के अन्वेषक वो लोग हैं। ठीक है, राहों नए नए राहों का अन्वेषण उन्होंने किया। वैचारिक स्वतंत्रता की बात की, प्रयोग धर्मिता की बात की, वैचारिक साम्य नहीं। आगे ने भूमिका में ये लिखा है कि ये लोग अलग अलग स्कूल के हैं, एक दूसरे को पहचानते भी नहीं, इनकी विचारधारा भी अलग अलग है, लेकिन सत्य तक पहुंचना चाहते हैं, इसीलिए इनको एक जगह कलेक्ट किया जा रहा है। सही जवाब हो गया यहाँ पर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर मिलान करना है। एक तरफ रचनाएं दी गई हैं, गौ संकट, श्री चंद्रावली, भारत सौभाग्य, चंद्रसेन। तो हमें मिलाना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर बी हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि चंद्रावली जो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का, प्रताप नारायण मिश्र का गौ संकट, ठीक है, और बालकृष्ण भट्ट का चंद्रसेन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद का भारत सौभाग्य। आगे जीआईसी के लिए जरूर इसको ध्यान में रखिए, न जाने ऐसा मन क्यों कर रहा है कि ये सभी में से कोई न कोई क्वेश्चन रिपीट जरूर होकर आएगा। इस रीतिकालीन कवि ने सतसई की रचना नहीं की है। हमें यहाँ पर बताना है कि सतसई की रचना इसने नहीं की है। तो इस तरीके के प्रश्न यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर में एक दो बार आ चुके हैं। ठीक है ना, तो जो लोग नेट जेआरएफ निकाल चुके होंगे और इस एग्जाम में गए होंगे उनके लिए ये क्वेश्चन कठिन नहीं रहा होगा। सही जवाब है ऑप्शन ए। रसलीन जो है उन्होंने सतसई की रचना नहीं की है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अंगूठी का नगीना के रचनाकार का नाम क्या है। अंगूठी का नगीना, सही जवाब हो गया ऑप्शन सी किशोरी लाल गोस्वामी। दोहा और रोला छंद मिलाने से कौन सा छंद बनता है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी कुंडलिया। कौरवी कहा जाता है। इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। खड़ी बोली का दूसरा नाम है कौरवी। अगला प्रश्न है एकदम से इजी प्रश्न, खड़ी बोली में रचित प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास। अगर जो विद्यार्थी कह रहे हैं कि ज्यादा माइनस मार्किंग हो गया है, कहीं ना कहीं उन्होंने सावधानी नहीं रखा है और अंधाधुंध बैटिंग करने की कोशिश की है, जो बाद में उनको मुसीबत में खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसको अलार्मिंग मानकर चलिए, और जीआईसी में इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि थोड़ा सा देखिए क्रिएटिव ढंग का क्वेश्चन यहाँ पर बनाया गया कि पूर्वी हिंदी के कवि नहीं, तो तमाम नाम इसमें दिए गए हैं। ऑप्शन बी। डी जो है भूषण जो है वो ब्रज भाषा के कवि है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। ब्रज का संबंध किससे है। पश्चिमी हिंदी से है। और ये तकनीकी, अब कोई ये बोले कि किसी के प्रैक्टिस सेट से फंस जाए तो मुश्किल है। चूंकि एक्सपर्ट एक्सपर्ट ही होते हैं वो लोग, प्रोफेसर लेवल के जानकार होते हैं, तो वो भी कहीं कहीं क्रिएटिव चीजों को सोचते रहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न था ये। अगला जो प्रश्न है कि लघु का विलोम शब्द नहीं है। तो लघु का विलोम शब्द नहीं है, वो है कुरूप। ठीक है, बाकी आप देख रहे हैं कि दीर्घ, महत, गुरु कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली लघु का विलोम है, लेकिन कुरूप तो वो जो देखने में अच्छा न लगे उसके लिए। अगला जो प्रश्न है, करिए उपाय बास डारिए, कटाए नहीं उपजेगो, बांस नाही बाजे तेरी बांसुरी। इस काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है। हमने इसको बहुत खोजा। सही जवाब इसका भारतेंदु हरिश्चंद्र के समीप जा रहा है। ठीक है, अभी तक इसको हम भारतेंदु हरिश्चंद्र मान रहे हैं। आप भी इसको रखिए, फाइनल आंसर की में हम जरूर इसको देखने का प्रयास करें। अगला जो प्रश्न है कि 123 सॉरी, हिंदी में गमला किस भाषा से आगत है। तो गमला शब्द का प्रयोग, सही जवाब हो गया ऑप्शन ए पुर्तगाली। तो आलपीन, आलमारी, गमला ये सब पुर्तगाली भाषा के शब्द है। अगला जो प्रश्न है थोड़ा टेक्निकल यहाँ पर प्रश्न है। अक्सर हमने मेंस की तैयारी कराते समय जरूर रेखा चित्र के बारे में बताया हुआ था। इसमें बताना है कि रेखा चित्र के बारे में कौन सा सही नहीं है। व्यक्ति के जीवन पर आधारित होने के कारण इसे जीवन चरित्र भी माना गया है, और तमाम ऑप्शन दिए गए। इसका जो यहाँ पर है कि सही नहीं है, जीवन चरित्र नहीं, बल्कि इसको शब्द चित्र तो भले कहा जाता है, लेकिन जब जीवन चरित्र की बात की जा रही है तो वो बायोग्राफी में आता है। तो मेरे हिसाब से अभी ऑप्शन ए इसका जो है सही नहीं। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसको लगा सकते हैं। अधोमुख शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग का चयन कीजिए। सही ऑप्शन हो रहा है ऑप्शन बी अध। ठीक है, स्व इरम का शुद्ध संधि रूप क्या है। इसको लेकर भी कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर ऑप्शन में कई जगहों पर वो नहीं दिया है, हलंत नहीं दिया। ठीक है, लेकिन शुद्ध संधि रूप क्या होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन ए
क्योंकि इसमें जो अंत में आप देख रहे हैं अ और ई, ये दोनों मिलके ए ही होंगे, तो स्वरम यहाँ पर इसका होगा जो शुद्ध संधि रूप है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगर कोई स्वरम लगाया है तो शायद वो यहाँ पर गलती कर चुका है। ठीक है, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? बिल्कुल सही यहाँ पर है ऑप्शन बी, रसखान। विभत्स का स्थायी भाव है जुगुप्सा। एक जगह ये मिलान में आया हुआ था और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन के रूप में आ गया। इसीलिए बार बार मैं आप सभी को कहा करता हूँ कि क्वेश्चन पेपर को देख के बिल्कुल नहीं घबराना है। हो सकता है कि जो नहीं आ रहा है उसका उत्तर कहीं आगे किसी प्रश्न में ही मिल जाए। और वह ब्राह्मणों को धन देता है, वाक्य का संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? ब्राह्मणों को धन देता है, सह ब्राह्मणभ्य धनम ददाति। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। एक विद्यार्थी ने कमेंट किया कि सर बचपन से वो इसी समाज से जुड़े हुए थे कि बचपन से हम पढ़ते आते थे, लेकिन देखिए एग्जाम में ही गलत कर दिए। तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि एग्जाम में गलती करना एक बहुत ही गहरा संबंध है। कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो, क्यों नहीं पढ़ाने वाले शिक्षक ही उसमें बैठे, वो भी गलती कर सकते हैं, इसमें दो राय नहीं। ठीक है, क्योंकि शुरू में ही मैंने कहा कि भाई घर में बैठकर क्वेश्चन पेपर हल करना और एग्जाम में बैठकर क्वेश्चन पेपर हल करने में जमीन आसमान का अंतर है। भले हम हाथ फैला फैला कर खूब बोले इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर वो होगा, लेकिन इसको हल करने के लिए चूंकि आप सभी विश्वास करते हैं, तो मैंने 3 से 4 घंटे लिया हुआ है। और उस स्थिति में जब मुझे बहुत ही कड़ा जुकाम हुआ, सर्दी लग गई है, फिर भी मुझे लगा कि नहीं, अपने विद्यार्थियों को हमें बताना है, क्योंकि वो सब इंतजार कर रहे होंगे, आप लोग इंतजार कर रहे होंगे। अगला प्रश्न है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द सुमेलित नहीं है। जीतने की इच्छा को हम जिगीसा कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन पहला ही इसका यहाँ पर हो गया। बाकी को आगे के लिए जरूर ध्यान में रखिए, यहाँ से सवाल पूरे चांसेस कि आए। अगला प्रश्न है कि उत्तर रामचरितम में कितने सर्ग हैं? अक्सर जब हम सर्ग की बात करते हैं तो या तो वो महाकाव्य होता है, ठीक है, और उसमें होता है अंक होना चाहिए था। कोई चाहे तो इस पे क्लेम कर सकता है, क्लेम किया जा सकता है। कितने अंक हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तर रामचरितम, जो कि भवभूति का नाटक है, लेकिन इसमें सर्ग पूछ दिया गया है। पेपर बनाने वाले ने थोड़ी सी यहाँ पर जरूर लापरवाही की है, फिर भी अगर आपने 7 लगाया होगा तो निश्चिंत रहिए। अगला प्रश्न है कि विजय प्रशस्ति के रचनाकार। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, श्रीहर्ष। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, हिंदी निबंध का आरंभ किस सदी से हुआ? सही जवाब है ऑप्शन बी, 19वीं सदी। बिल्कुल सही है। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, अंबक। ठीक है, और बाकी सब आकाश के पर्यायवाची हैं। अगला शब्द है यहाँ पर कि विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं? एक पैटर्न आप देख रहे हैं कि युग्म पूछा जा रहा है तो उसमें सुमेलित नहीं है वाला ज्यादा ऑप्शन है। तो यहाँ पर तमाम चीजें दी गई हैं और इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है, मैंने इसको ढूंढा हुआ है। ठीक है, 135 का जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन डी हो रहा है। शुष्क का क्या होगा? आर्द्र होगा। आगे के लिए ध्यान रखिए, ये बहुत ही पसंदीदा है, यूपी लोक सेवा आयोग का पूछा जाता है। मरुभूमि का वह मेघ, मरुभूमि का वह मेघ में किसकी जीवन गाथा वर्णित है? ये नया प्रश्न हो सकता है, इसको आप नोट कर लीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी, घनश्याम दास बिड़ला। क्या भूलूं क्या याद करूं, कितनी बार है कि ये भूलता ही नहीं है। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, हरिवंश राय बच्चन। और नीचे तकनीकी तौर पर यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है, ये थोड़ा सा नया हो सकता है, नए पैटर्न को यहाँ पर जरूर यूपी लोक सेवा आयोग ने एलटी में अपनाया हुआ है। पूछा गया कि जो कथन दिए गए कर्म का चिन्ह को है और कर्म कारक के प्रयोग की 2 स्थितियां अप्रत्यय और सप्रत्यय होती है, तो इसमें कौन सही है कौन गलत है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर क्या है कि ऑप्शन दोनों क्या है? सही। सही हो गया ऑप्शन सी इसका सही जवाब। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, एक निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो 8वीं अनुसूची में कौन सी नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्रज भाषा। और ठीक है, अधोलिखित में से उदय प्रकाश की कहानी संग्रह नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि एकदम ऐसा लग रहा है कि एक तरफ यूजीसी नेट का सिलेबस रखा गया है और फिर क्वेश्चन बना दिया गया। तमाम इसमें यूजीसी नेट के कम से कम 10 क्वेश्चन इस पेपर में आए हुए हैं और बहुत मायने रखते हैं वो 10 प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मुहावरे और उसके अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं? तो ईंट से ईंट बजाना, असंभव कार्य करना, ये सुमेलित नहीं है। बाकी जितना भी दिया गया वो सब सुमेलित है, इसको ध्यान रखिए। खोया हुआ जल शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। युग्म सुमेलित नहीं है, यहाँ पर हमें बताना है। ठीक है, तो अद्भुत रस का यहाँ पर दे दिया है उत्साह, जो कि वीर से संबंधित है, तो इसलिए
ये सुमेलित नहीं हुआ। कवि कुलगुरु किस रचनाकार को कहा गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, कालिदास को कहा गया है। बहुत ही आसान ये प्रश्न था। चाय किस भाषा का शब्द है? तो वो चीनी भाषा का शब्द है चाय, तो ये भी बिल्कुल सही हो गया। संत सुंदरदास के गुरु का नाम क्या था? दादू दयाल। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से मैथिली शरणगुप्त की रचना नहीं है। बहुत ही आसान ये प्रश्न है, इन सबको रंगते समय ही ध्यान रखना है। कई बार हो सकता है कि जल्दीबाजी में आपने गलती कर दी हो, अब पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं बचता है, लेकिन आपको भूलना नहीं है कि आगे और भी एग्जाम देने हैं और उसमें ये सब गलती ना हो। संतन को कहा सीकरी सो काम, कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका होगा, आ, आपको याद भी आ गया होगा, कुंभन दास का। सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर से यहाँ पर तकनीकी रूप से सवाल आया है, नया सवाल है। इसको देखकर तमाम लोग घबरा सकते हैं, लेकिन धैर्य रखकर करेंगे तो इसके सही जवाब तक पहुंच पाएंगे। कहा गया कि कबीर की रचनाओं में सिद्धांत का प्राधान्य है, काव्य नहीं। उनमें हमें साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नहीं मिलता, हमें मिलता है एक संदेश। तो ये कथन क्या हो रहा है यहाँ पर? ये कथन यहाँ पर हो रहा है सही। कबीर की रचनाओं में संदेश नहीं है, पर काव्य सौंदर्य बहुत अधिक है, गलत हो रहा है। सही जवाब हो रहा है कि ये तो सही है, लेकिन आर क्या हो गया? गलत हो गया। सही जवाब इसका ऑप्शन बी। और आखिर में जिसकी चर्चा मैं बार बार करता हूँ कि नंददास की एक रचना है, जो कि फला छंद में लिखी गई है, और आप लोग कमेंट में जवाब दिया करते थे कि वो रचना रास पंचाध्यायी है, जो कि रोला में लिखी गई। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी के चर्चा परिचर्चा में से भी 15-20 क्वेश्चन बने हुए हैं। तो पढ़ने पढ़ाने का तो यही अच्छा एक माध्यम होता है कि शिक्षक इंडिकेट करे और विद्यार्थी इसको समझ जाए, तो निश्चित तौर पर उन विद्यार्थियों का नाम पीडीएफ में आ सकता है। हमने पूरे क्वेश्चन के उत्तर को बताया, उसमें एक दो क्वेश्चन के आंसर इधर उधर हो सकते हैं, क्योंकि जो थोड़े से थियोरेटिकल टाइप के थे कथन वाले, और उसको समझने में हम कुछ उस समय अलग हिसाब से सोच रहे हो। अब आयोग क्या सोच रहा है उसके हिसाब से हम वो करेंगे। तो प्लस माइनस के दृष्टिकोण से मुझे ऐसा लगा कि जब मैं हिंदी का प्रश्न पत्र देख रहा था, तो इसमें मुझे लगा कि 15 क्वेश्चन के आसपास में कठिन इसमें सवाल थे। 15 क्वेश्चन से ज्यादा सवाल कठिन नहीं थे। अगर आप थोड़ा सा धैर्य रखकर देखें तो देखिए, जीएस में आप कम से कम कोशिश, आपका 15 से अधिक क्वेश्चन सही होना चाहिए हर हालत में, माइनस मार्किंग वुकिंग करके। इतने भी कठिन सवाल नहीं थे कि आप नहीं कर सकते। अगर जिन लोगों ने जल्दीबाजी किया होगा वही खतरे में रहेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए कि कम से कम 15 तो सही होने चाहिए। और अगर हम हिंदी की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं मान लो कि चलिए 20 क्वेश्चन कठिन थे, तो कट पिट करके, पूरा कट पिट करके कम से कम हिंदी में आपके 85 से अधिक क्वेश्चन सही होने चाहिए। अगर इन दोनों को हम रंग दें तो जिन विद्यार्थियों के 100 क्वेश्चन के आसपास में सही हो रहे हैं 150 में, वो तो एकदम मेंस की तैयारी में लग जाए। बाकी ये मैं जनरल के हिसाब से कर रहा हूँ, जो यूआर कैटेगरी, चूंकि मैं हमेशा मतलब यूआर कैटेगरी को पहले उसके हिसाब से मूल्यांकन करता हूँ। अच्छा, जैसे कुछ विद्यार्थी होंगे कि ईडब्ल्यूएस में है, तो वो जा सकते हैं 90 प्लस, अगर उनके सवाल सही हो रहे हैं तो उधर जा सकते हैं। ओबीसी इत्यादि में है तो इसी के आसपास में वो भी अपने को रखें, ठीक है ना, क्योंकि कंपटीशन है। हालांकि कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि सर बहुत लोगों ने पेपर छोड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा मेरिट को नीचे लाया जा सकता है। और देखिए क्या है, सही बात यह है कि जब हम क्वेश्चन पेपर देकर आते हैं तो मेरिट को अपने तक सही तक लेके जाते हैं और भावनात्मक रूप से सोचते हैं कि काश हमारे तक चली जाए। लेकिन क्योंकि ये कंपटीशन की दुनिया है, एक से एक सुरमा और महारथी बैठे हुए हैं, तो उन्होंने जरूर सही किया होगा। हाँ हाँ, ये बात सही है कि कम से कम 10,000 के आसपास में लोगों को कॉल किया जा सकता है, 10,000 के आसपास में, ठीक है, अभी मुझे याद नहीं आ रही है। तो ये मानकर चलिए कि जो लोग 90 प्लस के जा रहे हैं, ठीक है ना, और वो मेंस की तैयारी धीरे धीरे करना शुरू कर दे, क्योंकि अभी फाइनल की आएगी, और कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है ये सब करने के बाद तो आप निश्चित तौर पर और कंफर्म हो जाएंगे कि तैयारी कैसे करना है मेंस की। तो मेंस की तैयारी को लेकर हमने जरूर उसको किया है, क्योंकि अभी कट ऑफ को लेकर हमने मोटे तौर पर बताया है। अब जैसे इसको लेकर आप एकदम बैठ नहीं जाएंगे कि सर आपने इतना बोला इतना बोला। एक बार पेपर का मूल्यांकन फिर से मैं करूंगा। अभी तो आंसर मैंने बताया हुआ है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि 90 प्लस तक जो भी विद्यार्थी हैं वो सेफ है, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा ना, आप बार बार अपने से बात करेंगे तो आपको लगेगा कि ये प्रश्न का उत्तर सही होना चाहिए। चूंकि एग्जाम हॉल में तो गलती करने वाले किए होंगे, लेकिन सावधानी से भी
हल करने वाले विद्यार्थी हों, ठीक है ना? तो यही है, मैं अभी कट ऑफ पर लेकर आऊँगा, आपको घबराना नहीं है। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन पेपर को अच्छे से ज़रूर देखूँगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, जीवन में अगर मंजिल को हासिल करना है, तो धैर्य रखना पड़ेगा और धैर्य रखते हुए मंजिल हासिल करने के बाद फिर अपने रफ्तार को बढ़ाना है। आगे और सारे एग्ज़ाम हैं, आप इसी एग्ज़ाम को लेकर दुखित, चिंतित नहीं रहेंगे। जो भी फॉर्म अप्लाई किए होंगे उनके लिए फिर से मानसिक रूप से तैयार हो जाइए और बाकी हमारा साथ आप सभी के साथ बना रहेगा। आज के इस पेपर को लेकर जो भी आप सभी के मन में चीज़ें चल रही हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।